सिर्फ पॉलिसी लिखने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान अगर चाहता है कि उसकी इकोनॉमी ठीक हो तो पाकिस्तान को अपना इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ना, ग्रामर बदलनी पड़ेगी पाकिस्तान को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, पाकिस्तान में एक पॉलिसी निकल गई दोस्तों। ये बड़ा शौक है ना पाकिस्तानियों को, पॉलिसी निकाल दी। इनको लगता है कि हर चीज़ पॉलिसी से हल हो जाती है। बस एक कागज़ में 4 अक्षर आपने लिखे, 4 लफ्ज़ लिखे और मुल्क की किस्मत बदल गई। देखिए ये लिखा है, ये है जियो न्यूज़ का आर्टिकल। अयाज अकबर हैं, अयाज अकबर यूसुफजई। वो लिखते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्स पॉलिसी टू अट्रैक्ट 20 to 25 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, आर्टिकल में बस थोड़ा सा ज्ञान दे रखा है। बोला है इतने अरब, इतने अरब, इतने अरब और इतने अरब। वो किसके अरब हैं ये सब नहीं बताया, कैसे होगा ये भी नहीं बताया। जो पॉलिसी है, जहाँ तक मैं पाकिस्तानियों को जानता हूँ, वो भी ऐसी टूटी फूटी कुछ 4 उन्होंने लाइनें लिखी होंगी। मेरा कहने का मतलब कुछ और है दोस्तों। पाकिस्तान ये कहता है कि साहब एक पॉलिसी तैयार कर दी जिससे कि 20 से लेकर 25 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। क्या सिर्फ पॉलिसी से ही इन्वेस्टमेंट आती है किसी भी देश में? आपको क्या लगता है? आप भी जरा जाइए और जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए ना कि आपको क्या लगता है। सिर्फ पॉलिसी बना दी किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी मंत्री ने साइन कर दिया उसके ऊपर और पॉलिसी तैयार हो गई और मुल्क बन गया अमीर। तो मैं पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि देखिए, पॉलिसीज सिर्फ उसका एक 10% का हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि पॉलिसी बना के आपने कोई बड़ा तीर मार दिया है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। अब मैं आपको समझाता हूं स्टोरी क्या होती है। एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा 360 डिग्रीज यानी कि गोल, एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम बनता है। इस इकोसिस्टम में आपका कहां से सामान आएगा, आपकी सप्लाई चेन क्या होगी, राइट? आपकी सप्लाई चेन क्या होगी, जो बंदा आता है जो पैसे लगाएगा, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होगा, वो करेगा क्या, आप लोगों के पास ऐसा क्या है, आपका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, कितना ट्रेंड आपका, कितना बेहतर आपका ह्यूमन रिसोर्स है, राइट? आपके पास रॉ मटेरियल कितना है, आपकी पूरी सप्लाई चेन किस प्रकार से काम करती है, आपके ओईएम कैसे हैं। ये देखिए, इसमें हजारों फैक्टर होते हैं, सिर्फ पॉलिसी बनाने से नहीं होता। अक्सर मैं जब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखता हूं और जब मैं टेलीविजन में उनके एंकर शो कंडक्ट करते मैं देखता हूं, अक्सर कहते हैं भाई भारत इतना तरक्की कैसे कर रहा है, भारत के पास इतने पैसे कैसे आ गए, फॉरेन एक्सचेंज, उनकी पॉलिसियां बड़ी अच्छी हैं। ये पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि भाई बस पॉलिसी की बात है, कि क्योंकि भारत की पॉलिसी बड़ी अच्छी है इसलिए सब कुछ। देखिए, पॉलिसी एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको अमल में लाना है, और वो बड़ा मुश्किल है। और उसके लिए कई हजार, जिसको कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स, कई उसके नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं, कई व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं, जिससे कोई पॉलिसी मुकम्मल होती है, पॉलिसी कामयाब होती है। और सिर्फ पॉलिसी लिखने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान अगर चाहता है कि उसकी इकोनॉमी ठीक हो तो पाकिस्तान को अपना इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ना, ग्रामर बदलनी पड़ेगी पाकिस्तान को। आज की तारीख में सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं आना चाहते? पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है पाकिस्तान में, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तीसरी, पाकिस्तान में पैसा नहीं है। पाकिस्तान की रेपुटेशन बड़ी खराब है। जैसे फॉर एग्जांपल, कितनी फॉरेन एयरलाइंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ऑपरेशन करा, पाकिस्तान से फ्लाइट्स गई आई, पाकिस्तानियों ने उनका पैसा नहीं दिया। दे रिफ्यूज टू गिव द एयरलाइंस देयर मनी। एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में रोक दिए, पाकिस्तान ने पैसा नहीं दिया। आप कैसे उस बंदे के साथ या किसी शख्स के साथ, किसी कंट्री के साथ, मुल्क के साथ, देश के साथ आप अपने बिजनेस डीलिंग करेंगे जो आपका पैसा ही, आपके हक की कमाई वही आपको वापस ना करे? तो इससे क्या होता है, देश की रेपुटेशन, देश की जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, वो फिर क्वेश्चन मार्क उसके सामने लग जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जब फ्रांस जाएंगे तो उनके साथ दुनिया भर के भारत के जो सीईओज हैं वो भी साथ जाएंगे। भारत के फ्रांस में इन्वेस्टमेंट्स हैं और फ्रांस के भारत में, इनफैक्ट भारत में 1000 से ज़्यादा फ्रेंच कंपनीज हैं। ट्रेड का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, इट इज़ स्टिल इन सिंगल फिगर्स, 5, 6, 7 बिलियन इस तरफ से, 4, 5, 6 बिलियन उस तरफ से, ऐसा है, तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या है कि काफ़ी 1000 से ऊपर कंपनीज आ चुकी हैं यहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट्स का दौर जो है शुरू हो चुका है। और पिछले 8-10 साल में ये देखा गया है कि जो फ्रांस की जो इन्वेस्टमेंट थी भारत में, वो दुगनी से ज़्यादा हो चुकी है। तो एक तो ये अच्छी बात है। दूसरी चीज़, वो लोग करेंगे क्या, जा क्यों रहे हैं वहाँ पे? जैसा अमेरिका की जब विजिट थी तो मोदी जी मिले गए और यहाँ से लोग गए थे साथ में,
अंबानी गए थे, अपने आनंद महिंद्रा गए थे, और भी कई बड़े बड़े नाम यहाँ से जो हमारे कैपिटलिस्ट हैं, सरमाएकार हैं यहाँ से, और जो लोग जाके अपना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो गए थे वहाँ पे। और वहाँ के भी लोग यहाँ पे आए थे। आपने देखा होगा टिम कुक वगैरह, ये सब लोग आए थे, और जेफ बेजोस आ चुके हैं, और कितने लोग और आ चुके हैं यूएस से। तो ये सब अदला बदली दोनों देशों के बीच में चलती रहनी चाहिए। फ्रांस और भारत के बीच में भी दोस्तों यही अदला बदली चलेगी। और इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जहां तक डिफेंस की बात है, जहां तक स्पेस की बात है, राइट, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, फ्रांस के पास एक डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत तगड़ा बेस है। आप चाहे न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात कर लें, ठीक है साहब, आप चाहे फाइटर जेट्स की बात कर लें, और 10 किस्म की बात कर लें, जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी फ्रांस के पास है। शायद एक दो और मुल्क होंगे दुनिया में जिनके पास उस लेवल की कैपेबिलिटी है जो कि फ्रांस के पास है, और भारत को ये टेक्नोलॉजी चाहिए। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे और कारण क्या है। जो रशिया यूक्रेन का वॉर चला है ना, उसके बाद एक चीज सामने आई है कि रशिया को रिकवर करने में, अभी ये जंग कब खत्म होगी किसी को नहीं पता। Nobody knows when this war will finish। हो सकता है वॉर 1 साल और चले, 2 साल और चले, या हो सकता है दो से लेकर 6 महीने में खत्म हो जाए, किसी को नहीं पता। लेकिन उससे एक बात यह हुई है कि भारत का जो वेपन सप्लाई का सिस्टम था, जो रशिया से हमारे हथियार आते थे, रशियन ओरिजिन वेपन्स आते थे, उसमें रोक लग गई है काफी हद तक। और भारत ये चीज दोस्तों अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आपके पास अगर मिग हैं, राइट, या फिर आपके पास सुखोई हैं, ये सब रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट तो है ना। अब इस पे रोक लग गई आपकी। आपके और हथियार हैं, आपकी 130 mm आर्टिलरी की गन्स हैं, विच आर रशियन ओरिजिन ऑफ कोर्स। आपके पास कितनी सारी और चीज़ें हैं, आपके T-90 टैंक्स हैं वगैरह वगैरह। मतलब मैं अगर इक्विपमेंट का नाम लूँ तो एक झड़ी लगा दूँ मैं इक्विपमेंट की, जो कि रशियन ओरिजिन है, या वो इंडिया में अंडर लाइसेंस बन रही है, या फिर रशिया से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका रिप्लेसमेंट ढूंढना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लड़ाई, जैसा मैंने बोला, रशिया यूक्रेन की, कब तक चलेगी, कब जाके रुकेगी, नोबडी नोज अबाउट इट। किसी को नहीं पता ये किस नहज पे जाके रुकेगी। और फिर उसके बाद रशिया को कई साल लग जाएंगे अपनी खुद की मिलिट्री के जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको पूरा करने के लिए। रशिया को कई साल लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि 2 साल लगेंगे कि 5 लगेंगे, आई डोंट नो। हो सकता है 10 साल लग जाए, हो सकता है 5 साल में पूरा हो जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन रशिया को कई साल लग जाएंगे दोस्तों ये पूरा करने के लिए। और जब तक रशिया खुद पूरा नहीं करेगा, तब दूसरों को क्या ही देगा रशिया। तो इसलिए भारत के लिए बड़ा जरूरी है कि साहब भारत अपने दूसरे सोर्सेज देखे वेपन्स और एमुनिशन के, और ऐसे ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप करे जो कहें कि साहब हम भारत में आके ये चीज बनाएंगे, ये हथियार बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब भारत बात कर रहा है 26 राफेल फाइटर्स की नेवी के लिए। जो राफेल एम नाम का जो उनका एयरक्राफ्ट है, विच इज फॉर एन एयरक्राफ्ट कैरियर। वो जमीन पे भी जाहिर सी बात है लैंड करता है, जमीन से भी टेक ऑफ करता है, लेकिन इट इज बिल्ट स्पेशली फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। ये और आपको क्या चीज बताता है? ये आपको ये चीज बताता है दोस्तों कि एयरफोर्स में 36 आ गए। अब अगर सब कुछ अप्रूवल हो गया, सब ठीक हो गया, तो आपके यहां पे नेवी में भी राफेल आ जाएंगे। और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि जो राफेल का सिस्टम है वो और बड़ा हो जाएगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। खास तौर से जाहिर सी बात है, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द नेवी एंड द एयरफोर्स। आर्मी तो यूज नहीं करेगी राफेल, लेकिन नेवी एंड एयरफोर्स जो कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट यूज करते हैं और फाइटर जेट्स यूज करते हैं, वो आप देखेंगे किस तरीके से राफेल। और राफेल की ये बात चल रही है कि जो डसॉल्ट एविएशन है वो बात कर रहा है डीआरडीओ से। डसॉल्ट एविएशन इज टॉकिंग टू डीआरडीओ। वो कह रहा है कि साहब राफेल के कुछ पार्ट्स हम इंडिया में बनाएंगे, यानी कि फिर वही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। वो आपने देखा ना, जो हम बात कर रहे थे अमेरिकन से, अमेरिकन कह रहे थे साहब हम ये ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे इंडिया को, जी के इंजन्स की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, या हम XYZ जो कटिंग एज डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को करेंगे। इसकी बात अमेरिकन ने करी। वही बात भारत जो है वो दोस्तों फ्रांस के साथ कर रहा है। और भारत फ्रांस से ये कह रहा है कि साहब आप आइए, हम आपसे सामान खरीदेंगे जरूर, लेकिन एक खेप हमने आपसे खरीद ली ना, हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगली खेप भारत में बने। ये ग्रेजुअल सिस्टम होता है। कोई भी देश आपका कितना भी करीबी हो दोस्तों, वो आपको उठा के टेक्नोलॉजी आपके हाथ में नहीं पकड़ा देगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के पीछे उसके कई दशक लग जाते हैं, कई 100 अरब डॉलर लग जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तब जाके वो टेक्नोलॉजी तैयार होती है। तो कोई भी देश आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, वो आपको हाथ में नहीं पकड़ा देगा टेक्नोलॉजी, जब तक आप कुछ उसको कॉम्पनसेट ना करें। तो भारत ने 36 राफेल पहले लिए, अब भारत कोशिश कर रहा है कि 26 राफेल नेवी के लिए ले। और मेरा ये अनुमान है, ये मेरा एनालिसिस है
ये मैं मानता हूं कि अभी राफेल्स की झड़ी भारत में आगे लगेगी। जैसा मैंने बताया था, रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और भारत को एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर चाहिए जो भारत में ये मेक इन इंडिया भी करे, यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट करे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करे और साथ मिलकर प्रोडक्शन करे, ताकि इस प्लेटफॉर्म को, बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक फिक्स्ड विंग प्लेट या फाइटर जेट का जो प्लेटफॉर्म है, उसको कहीं और आगे ले जाए। ये बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। तो इसलिए ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजिट है फ्रांस के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।